हेलो एवरीवन। आज अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स से। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो पिछले 3-4 साल में जितने शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं आज वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैं आपको शॉर्ट में सबका मीनिंग समझा देती हूँ। नोट आप आराम से उसका बना के लिख सकते हैं। 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट होते हैं तो इट्स वेरी इजी टू राइट डाउन 1 पेज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फॉरेन कंपनी। अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें तो कंपनी एक्ट 2013, अब ये हर किसी में ना मोस्टली कंपनी एक्ट 2013 लिखना ही लिखना है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 जो है ये लेटेस्ट एक्ट है और आपने ऐड करना है हर किसी में। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो फॉरेन कंपनी है उसका मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, मतलब जिसका जो मेन जहाँ से निकल के आ रही है नींव वो बाहर है और उसकी कुछ ब्रांचेस अलग कंट्रीज में है, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट कुड बी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसकी जो हेड ब्रांच है वो बाहर होगी, फॉरेन कंट्री में होगी, और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में या किसी और कंट्री में होगी। अगर उसकी ब्रांचेस इंडिया में है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो किसी एजेंट के थ्रू हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है, वो फिजिकल मोड में हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है। तो उसको वो कंपनी इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी होगी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 23A कहता है कि फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। जो एक डोमेस्टिक कंपनी नहीं है फॉरेन कंपनी है। कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया इन एनी अदर फॉरेन कंट्री इज नोन एज फॉरेन कंपनी। तो बहुत ही सिंपल है, फॉरेन कंपनी का मतलब जिसकी जो हेड कंपनी है वो बाहर है और उसकी ब्रांच इंडिया में है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। तो इसका एग्जाम्पल में हम एप्पल लिख सकते हैं, अबाउट इंडिया लिख सकते हैं, ये सारी आपकी फॉरेन कंपनी है। सेकेंड शॉर्ट नोट इज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट 2 लाइन पढ़ने में कोई जाता नहीं है हमारा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी, लीगल ऑपरेशन, ओनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर्स। किसी भी कंपनी को जब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, लीगल उसका जो फॉर्म है वो, ऑपरेशनल फॉर्म्स, ओनरशिप, सब कुछ उसमें इनमें से कुछ भी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक नए सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस में चले जाते हैं हम लोग। अ न्यू सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड बाय रीवैल्यूइंग द न्यू कंपनी एसेट्स एंड रीअसेसिंग लाइबिलिटीज। उसकी जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको रीवैल्यू करते हैं, मतलब उनकी वैल्यूएशन दोबारा से की जाती है। और इट इज ट्रांसफर ऑफ कंपनी बिजनेस टू ए न्यू कंपनी, एक तरीके से नई कंपनी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओल्ड कंपनी विल गेट इनटू लिक्विडेशन, पुरानी कंपनी को लिक्विडेशन कर दिया जाता है और शेयर होल्डर्स इस चीज को मान भी जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है पुरानी कंपनी को डिसॉल्व करके और नई कंपनी का फॉर्म क्रिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्या होती है? वैसे तो कल हमने टाइप्स ऑफ मीटिंग की थी तो उन्हीं सबको बोर्ड मीटिंग कहा जाता है, बट अगर शॉर्ट नोट में आ जाए तो आप लिखेंगे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 173 कहता है कि अ बोर्ड मीटिंग इज अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो एक फॉर्मल मीटिंग होती है उसको बोर्ड मीटिंग कहते हैं, जहां पर डिबेट होती है, इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं और मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। द मीटिंग आर हेल्ड एट डेफिनेट टाइम्स एट डेफिनेट प्लेसेस। ये मीटिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे की जाती है, डेफिनेट होती है वो जगह। इट इज ऑर्गेनाइज टू सॉल्व सम स्पेशल इश्यूज, टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस और टू मेक न्यू पॉलिसीज। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और नई पॉलिसी बनाई जाती है। इट रिक्वायर्स मोर प्लानिंग एंड डिटेल्ड प्रिपरेशन देन द यूजुअल कॉर्पोरेट इवेंट्स एज अटेंडेड बाय द टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स एंड लीडर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के लीडर्स होते हैं वो यहाँ बैठ के मेजर डिसीजंस लेते हैं। तो ये बोर्ड मीटिंग हो गई। नाउ नेक्स्ट इज प्रीएम्प्टिव राइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्प्टिव राइट्स? याद आता है शायद आप लोगों ने प्रीएम्प्टिव राइट्स पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है। प्रीएम्प्टिव राइट्स हमने पढ़ा था टैक्सेशन में, जहां पर हमसे टैक्सेशन में जहां हमसे बात की गई थी किसी की प्रॉपर्टी को लेके, कि जब पड़ोस की प्रॉपर्टी की बात हो रही थी तो आपको पहला राइट था कि आप उसकी जगह ले सकते हैं कि नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टैक्सेशन में हमने पढ़ा है। तो प्रीएम्प्टिव राइट्स का मतलब है इट इज राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द कॉर्पोरेशन टू परचेज न्यूली इशूड स्टॉक बिफोर इट इज ऑफर्ड टू अदर्स।
जब भी किसी कंपनी में नए शेयर्स निकाले जाते हैं तो किसी और को पूछने के बजाय पहले शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको ऑफर किया जाता है कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं ये शेयर्स लेने के लिए। अगर वो चाहते हैं तो पहली प्रेफरेंस उनकी है। प्री एम्प्टिव राइट्स मीन्स जो आपके सबसे क्लोज है पहले उनको ऑफर देना। तो इट इज द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन अ कॉर्पोरेशन टू परचेज न्यूली इशूड स्टॉक बिफोर इट इज ऑफर्ड टू अदर्स. The right is meant to protect current shareholders from dilution in value or control. Very easy example, a shareholder who has this right will get an opportunity to buy as many shares in order to protect his 10% equity stake in a company. तो एक शेयर होल्डर के अपने राइट्स को मेंटेन रखने के लिए उनको पहले ऑफर किया जाता है कि आप पहले ये शेयर्स ले लें अगर आप चाहते हैं तो। जब वो नहीं इंटरेस्टेड होते हैं तो बाहर ऑफर किया जाता है। Next is dissolution. What do you mean by dissolution? It is an act of bringing an end or termination of a legal relationship between two parties such as partnership, contract or marriage. तो डिसोल्यूशन का मतलब बहुत ही क्लियर है, किसी भी लीगल रिलेशनशिप को खत्म करने को यूं तो डिसोल्यूशन कहा जाता है, बट यहाँ पर बात हो रही है कंपनी के डिसोल्यूशन की। तो ये कंपनी के वाइंड अप होने की या टर्मिनेट होने की लास्ट स्टेज कहा जाता है इसको, जो कि कोर्ट हैंडल करती है। देखिए वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में फर्क है। अगर हमें कल को क्वेश्चन भी आ जाए वाइंड अप और डिसोल्यूशन में क्या फर्क है, या हम उनकी स्टेजेस लिख रहे हैं, तो वाइंडिंग अप जो है वो पहली स्टेज होती है, मतलब डिसोल्यूशन से एक स्टेज पहले होती है, और डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज। तो डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द कंपनीज वाइंड अप एंड इट इज हैंडल्ड बाय कोर्ट। इसमें जो आपकी लीगल रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाती है सबके बीच में, एंड द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज ब्रॉट टू एन एंड, द एसेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी आर गॉन फॉर एवर। इसके बाद सारे एसेट्स लायबिलिटी सब खत्म हो जाती है, सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। वाइंडिंग अप में ऐसा नहीं होता है। लेट मी टेल यू अबाउट वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन डिफरेंस ऑल्सो। वाइंडिंग अप एक अर्लियर स्टेज है, मगर जो डिसोल्यूशन है वो लास्ट स्टेज होती है कंपनी की एंड की। वाइंडिंग अप का जो स्टेज है वो लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर हैंडल करता है। लिक्विडेटर के बारे में हम बाद में लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट डिसोल्यूशन जो होता है वो हैंडल होता है थ्रू कोर्ट्स। वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर अगर चाहे या उसको ऐसी उम्मीद आती है कि कंपनी दोबारा से रीस्टार्ट की जा सकती है कुछ चीजें ठीक करके, तो वो उसको रीस्टार्ट भी कर सकता है, बट डिसोल्यूशन में ऐसा कोई चांस नहीं होता, कंपनी खत्म। वाइंडिंग अप में क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं, मगर डिसोल्यूशन में कोई क्रेडिटर क्लेम नहीं कर सकता। तो बेसिकली वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में ये फर्क पाया जाता है। तो डिसोल्यूशन भी का भी शॉर्ट नोट हमारा हो गया। एनुअल जनरल मीटिंग मैंने कल टाइप्स ऑफ मीटिंग की वीडियो में डिस्कस किया था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, इसका शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा। सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 में इसके बारे में दिया हुआ है, वही कंपनी एक्ट 2013 में, तो आप उसमें से निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट शॉर्ट नोट आई मीन, हु मे बी द मेंबर ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का मेंबर कौन हो सकता है? यस, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। एवरी मेंबर हु हैज अग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी और ऑल्सो होल्ड शेयर ऑफ ए कंपनी इज कंसिडर्ड एज ए मेंबर ऑफ कंपनी। मैंने कल भी आपको मेंबर और शेयर होल्डर का डिफरेंस बताया था कि हर वो इंसान, हर वो आदमी जो कि MOA में जिसका नाम लिखा हुआ है और वो अग्री करता है कंपनी के राइटिंग में कि मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, और ये कोई ज़रूरी नहीं उसके शेयर्स होंगे ही होंगे, बट येस शेयर हो भी सकते हैं। द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन MOA। उसका बेनिफिशियल ओनर के नाम से या रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी के नाम से उसका नाम एंटर्ड होता है, और एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये उसकी एलिजिबिलिटी है। The subscriber to memorandum of company and entered as member of company। जो सब्सक्राइबर होता है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का, वो ही एंटर करता है कंपनी के मेंबर के तौर पर। एवरी अदर पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग टू बिकम मेंबर ऑफ कंपनी, वो भी कंपनी का मेंबर होता है। एंड एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर ऑफ कंपनी एंड नेम एंटर्ड इन बेनिफिशियल ओनर, ये दोनों कंडीशन भी अगर हो तो वो मेंबर ऑफ द कंपनी बन जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी, तो आप लिखेंगे कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग ये लोग मेंबर होते हैं कंपनी के। है कुछ भी नहीं, MOA में जिसका नाम होगा कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे वो मेंबर है।
उसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए कंपनी। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ये मैंने शॉर्ट नोट में नहीं लिखा है, ये मैंने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बना के लिखा है, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइप्स ऑफ कंपनीज है, तो वो अलग अलग इंडिविजुअली आ जाती है। जैसे आपसे पूछ लेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, आपसे पूछ लेंगे फॉरेन कंपनी क्या है, जैसे मैंने अभी पीछे फॉरेन कंपनी पढ़ा था। तो इसी तरीके से बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज को अलग अलग पूछ लेते हैं, तो एक ही बार में सारी कंपनीज पढ़ लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, अगेन ये तो टैगलाइन हर किसी में लिख देना, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कंपनी की डेफिनेशन मैंने कल आपको बता दी थी, जिसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसके बाद और आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और कॉमन गोल होता है, और कॉमन सील होती है। तो ये सारी कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। अब इसके टाइप्स में कैटेगरीज डिवाइडेड है। जैसे पहली कैटेगरी है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और पहले टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो आएगी स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। अगर हम इनकॉर्पोरेशन की बात करें, मतलब फॉर्मेशन के ऊपर स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी के बेसिस पे हम बात करें तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये 3 होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, अगर हम मेंबर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी, 3 कैटेगरीज इसमें है। एंड फोर्थ डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, दैट इज फॉरेन कंपनी एंड इंडियन कंपनी। अगर आप अलग अलग सोर्सेज में देखेंगे ना, आपको और भी बहुत सारी टाइप्स मिल जाएंगी, बट मेजर यही है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ। तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? स्टैट्यूटरी कंपनी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्टैट्यूटरी कंपनी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है और स्टेट लेजिस्लेचर। These companies are formed mainly with an intention to provide the public services, और ये कंपनी ज़्यादातर बनती है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। Now what are public services? ये अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए ज़्यादातर नहीं बनती हैं, ये ज़्यादातर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए बनती हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है RBI, LIC एक्सेट्रा। ये स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्टर्ड कंपनी, जो हमने इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 2 पढ़ी थी, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो स्टैट्यूटरी मैंने आपको बताया। अब रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंडर ही रजिस्टर्ड होगी, उससे पहले वाले एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकती है। मेनली एंड रजिस्टर्ड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज गारंटेड टू इट बाय द रजिस्ट्रार, और इसमें जो रजिस्ट्रार होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है, तब जाके आपकी कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, तो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, इससे तो नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक कंपनी इज नॉट प्राइवेट एंड फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाय 7 और मोर पर्सन्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड लिमिटेड इज नेसेसरी टू ऐड। एंड इसमें पब्लिक लिमिटेड लगाना बाद में जरूरी होता है। मिनिमम इसके अंदर 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं इसके अंदर। शेयर्स आर फ्री टू मूव एंड कैन रीच स्टॉक एक्सचेंज। यस, शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराया जा सकता है, इनफैक्ट कराना पड़ता है, और फ्रीली मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है शेयर्स। एंड ए प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ए पब्लिक कंपनी, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको भी पब्लिक कंपनी ही रेफर किया जाएगा, उसको भी कंसिडर करेंगे हम एज अ पब्लिक कंपनी ही। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी का मतलब है कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। इनके पास एक तो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं होता। दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 ओनली। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 में हो सकते हैं इसके मेंबर्स। एंड इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड का नाम के बाद सफिक्स लगता है प्राइवेट लिमिटेड, ये ऐड करना जरूरी है। इसके मिनिमम मेंबर 2 है, मैक्सिमम मेंबर 200 एंड मिनिमम डायरेक्टर भी इसमें 2 होने चाहिए। इट्स अबाउट प्राइवेट कंपनी। नाउ 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी में खाली एक आदमी होता है, ही इज द ओनली मेंबर एंड मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। और आपको मैंने बताया था कि जो हमारे हिस्ट्री पढ़ी थी हमने कंपनी एक्ट की, उसमें भी जो कंपनी एक्ट था उसी में जो लास्ट वाला था उसी में 1 पर्सन कंपनी ऐड हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन कंपनी, जो हम पढ़ चुके हैं अभी शॉर्ट नोट में, एंड इंडियन कंपनी जिसका फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन इंडिया में ही हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ कंपनी है।